हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास, आज का जो हमारा ये लेक्चर है नाइन्थ फिजिक्स का, जो आपका 10th जो चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, उसका 17th ये लेक्चर रहने वाला है। ये केवल इस चैप्टर ग्रेविटेशन का 17th लेक्चर नहीं है, ये कंप्लीट जो हमारी फिजिक्स की जो हमने सीरीज चलाई हुई है तो उसका 17th लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मास और वेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मास क्या है और वेट क्या है, ये दोनों क्वांटिटीज के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन का जो लॉ था यूनिवर्सल लॉ उसके बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल लॉ जो था उसके बारे में था कि F=G m1 m2/r² जो है ये है। और नेक्स्ट जो था हमने जी जो था कैपिटल जी, उसकी यूनिवर्सल जो कांस्टेंट था उसके बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। तो ये सारी चीज़ों का जो लिंक है, इनकी वीडियो जो है पिछली, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, तो आप पिछली क्लास जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मास क्या है। अच्छा, मास जो है आपका, इसको हमने जो 9th चैप्टर था आपका फिजिक्स साइंस का, जो पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था। जो मास था आपका, उसको इनर्शिया जो हमने किसी चीज़ का डिस्कस किया था, तो वहाँ पर डिस्कस किया था कि हाँ, इनर्शिया की टर्म्स में अगर हम देखें मास को, तो मास क्या था आपका, वो एक मेजरमेंट थी कि इनर्शिया कितनी देर तक किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका बना रहेगा। कैसे बना रहेगा उसको देखते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया था कि कोई भी इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी वो हमें क्या बताती थी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो जिस काम को कर रहा है, वो मोशन में है तो मोशन करता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहेगा। तो उसी चीज को जब हमने मेजर किया था तो वो कैसे किया था, हाँ, जो उसका mr² था उससे किया था। तो मास के ऊपर जो है टोटली वो डिपेंड था इनर्शिया आपका। जो मास था, मास की टर्म्स के अंदर हमने इनर्शिया को जो है मेजर किया था, जिसका जितना ज्यादा मास होगा जिस बॉडी का, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया रहेगा, उतनी देर तक वो रेस्ट में रह सकती है, उतनी देर तक वो किसी भी मोशन में रह सकती है। ठीक है, तो मास क्या है आपकी, ओवरऑल मास एक मेजरमेंट है आपकी इनर्शिया को कैलकुलेट करने की, या यूं कहें कि एक इनर्शिया को शो करने की। ठीक है, मास आपका जो है वो किसी भी जगह पर चले जाओ, आप हमारे अर्थ प्लेनेट पे हैं, आप मून पर चले जाओ, या किसी भी आउटर स्पेस के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार मैं इसकी जो बेसिक टर्म्स है उनको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को लिखूंगा और उसके बाद डिस्कस करूंगा तो आपका जो लेक्चर है उसकी लेंथ काफ़ी लंबी चली जाएगी। इसलिए मैं पहले एक बार एक साथ लिख देता हूँ सभी चीज़ों को, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने लिख दी हैं मास के बारे में, ये पॉइंट्स हैं कुछ। एक पॉइंट्स तो क्या है, ये फर्स्ट तो वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया, वही पॉइंट्स हैं सारे के सारे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको प्रॉपर जो है लिखने के लिए आपको मैटर मिल जाए। ठीक है, तो हमें क्या था फर्स्ट तो कि मास जो आपकी इनर्शिया की जो मेजरमेंट है किसी बॉडी के इनर्शिया की, और अगर मास ज़्यादा होगा तो आपका इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। और दूसरी आपसे क्या था कि मास जो है आपका हमेशा सेम रहेगा किसी ऑब्जेक्ट का, या चाहे वो अर्थ पर है, चाहे वो किसी आउटर स्पेस के अंदर है या फिर मून पे है। ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मास हमेशा कांस्टेंट जो रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसी के बेस पर, यानी कि इसी का एक रिजल्ट जो है, फाइनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहाँ लिख दी कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रहे हैं या खुद जा रहे हैं तो हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर मास जब ये सब चीज़ है तो फिर वेट क्या होता है, क्योंकि हमने अक्सर सुना होगा कि वेट और मास जो है हम डायरेक्ट एक ही तरह से लेकर के चलते हैं, बोलते हैं कि इसका वेट कितना है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि इसका मास कितना है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इसका वेट कितना है। अब बात है कि वेट और मास जो है वो दोनों अलग क्वांटिटी हैं, फिर भी हम वेट क्यों मांगते हैं, वेट क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमारी जो यूँ कहें कि हमारा जो नॉलेज है वो नहीं है कि मास और वेट जो है वो दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं।
हम उन दोनों को एक लेकर के चलते हैं और बोल देते हैं कि इसका वेट कितना है, ठीक है ना। तो आपकी जो मास है, इस मास की जो यूनिट है आपने पहले भी पढ़ी थी हमने, तो वो किसके अंदर हम यूज करते हैं, वो केजी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो केजी है, ठीक है। एक बार आप इसको छाप लीजिए, इसको नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि वेट है, उसके बारे में पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो नेक्स्ट जो है आपका, उसको डिस्कस करते हैं कि वेट क्या है, ठीक है। वेट की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेंगे। उससे पहले हम अगर इसको समझें तो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, कि अपनी जो, अगर हम अर्थ पर बात करते हैं, पहले कॉमन लेकर के चलते हैं, फिर उसके बाद जो आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वेट क्या है आपका, वेट अगर हम अर्थ पर बात करते हैं तो अर्थ जिस अट्रैक्शन फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम वेट कहेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे खींचा जा सकता है, वो किसी फोर्स से खींचा जाएगा, और वो फोर्स जो है, अर्थ का जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो कौन सा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। ये वो फोर्स है जो अर्थ जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। हम यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि फोर्स, किसी फोर्स के साथ है जो अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ जो है वो खींच रही है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्टेबल हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कि जो ये इट इज लिखा है ना, ये इट जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है आपका, इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। और जो हमारा अट्रैक्शन जो फोर्स था उसका फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो वो क्या था आपका, वो था मास m था इंटू में ग्रेविटी थी। अगर अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की तो यहाँ पर ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गई, और जो आपकी ग्रेविटी आई थी वो किसके इक्वल थी, ये जो Ge थी वो किसके इक्वल लिखी थी हमने, Gm/r² के। इसी वैल्यू को तो हमने Ge ग्रेविटी कहा था। तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इसके इक्वल है। अब बात करें अगर हम, तो हमने जो पढ़ा है वो क्या है कि आपके पास जो वेट होगा उसको हम डिनोट किससे करेंगे, पहले तो ये देख लेंगे, तो उसको हम कैपिटल W से जो है वेट को डिनोट करेंगे। तो अब आपका जो W है वो क्या है, कोई उसके अंदर मास है, और उस मास को कोई अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन से जो है अपनी तरफ खींचेगा कोई फोर्स, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसी चीज को हम वेट कहेंगे। तो वेट जो है इसको अगर हम मास की मल्टीप्लाई किसी ऑब्जेक्ट के और ग्रेविटी से, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स जो था, एक्सेलरेशन थी जिससे वो मोशन करेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है। तो वेट की यूनिट की अगर हम बात करें तो किसके इक्वल है, ये क्या है, वेट आपका एक फोर्स ही तो है, और ये जो फोर्स है तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी, N, न्यूटन के इक्वल। ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी इस वेट की SI यूनिट आ जाएगी, न्यूटन। अगर अब हम इसमें एक बात और देखें कि आपका जो W है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये डायरेक्टली M के प्रोपोर्शनल हमें दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, देखो एक बार, आपका Ge है ये हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स है, क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाया जा रहा है, कोई मौजूद है, तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा, अर्थ जो आपकी है वो अट्रैक्शन कौन सा लगाएगी, वो तो एक ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये फिक्स है। तो अब अगर हम देखें इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो जो W है वो किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, आपका M पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा, अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उसका जो वेट है आपका ऑब्जेक्ट का वो उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो ये जो आपका रिलेशन है आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे जब भी आप आपके नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये आपके पास W की जो यूँ कहें आपका वेट था, वेट जो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, मास के प्रोपोर्शनल रहने वाला है। अब अगर हम इसमें वेट की बात करते हैं किस पर, हमारी अर्थ से अलग हट करके कहीं और पर, ठीक है। तो किसी भी
अदर यूं कहें स्पेस के अंदर, या फिर हम जो हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बुक में भी दिया गया है, मून के बारे में भी हमने डिस्कस करना है, तो उसी के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें मून की, तो यहाँ पर मैं लिख दूं, आपकी जो ग्रेविटी आई थी, वो ग्रेविटी ऑफ मून क्या थी, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, ग्रेविटी ऑफ मून जो थी वो किसके इक्वल आई थी आपकी, वो आई थी 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ के इक्वल आई थी। ठीक है, अब अगर हमारे पास मून की ग्रेविटी ही आपकी ग्रेविटी ऑफ अर्थ की 1/6 है, तो आपका जो ये वेट था, वेट क्या था आपका, वेट हमारा था मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम, ये मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू जो लिखा है, ये क्या है आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ना कि वेट ऑफ अर्थ है, ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसको आप एक बार लिख लेंगे, आपकी कहीं भी जो नोटबुक में आप नोट कर रहे हैं वहां पर इस पर डैश लगा करके ऐसे लिख लेंगे स्पेशली, कि यहाँ पर आपका ये जो डब्ल्यू है वो क्या है आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, इसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया है। ठीक है, अब अगर हमारी ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई इसका 6 टाइम है, अगर हम यहाँ पर ग्रेविटी को या यूं कहें कि मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट चेक करें, तो नेक्स्ट जो चलते हैं हम इसमें, तो हमारे पास क्या दिया गया है, ग्रेविटी ऑफ मून का हमें पता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम इसको वेट ऑन मून देखें इस किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा आपका, वो भी आपका 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी आपकी किसके इक्वल थी, ग्रेविटी ऑफ मून 1/6 था किसका, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का, तो मास कितना होगा आपका, वेट जो वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, वो क्या होगा, वो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ग्रेविटी ऑफ अर्थ की, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून के इक्वल जो है ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून के इक्वल आ गई। अगर इस वैल्यू को ग्रेविटी ऑफ अर्थ को यहाँ पर मैं पुट कर दूं, तो यहाँ पर डब्ल्यू जो था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ था, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास एज इट इज 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इक्वल आ गया इसके, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस 6 को अगर हम इस तरफ ले आए तो ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ अर्थ का डिवाइड करेंगे 6 से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ मून के इक्वल आ जाएगा। और ये मास गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पता है क्यों कहा था इसको, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कहें तो फोर्स ऑन जो मून की वजह से जो फोर्स लगा है उसके इक्वल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज को क्या लिखा था, डब्ल्यू लिखा था, मास गुणा जी ई की वैल्यू को ग्रेविटी ऑफ अर्थ की मल्टीप्लीकेशन अगर मास से कर दें तो आपकी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आया था। तो यहाँ से अगर ग्रेविटी ऑफ मून से अगर मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके रिलेटेड जो है 2 एग्जांपल्स मैंने छोटे छोटे लिए हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमने उसमें क्या दिया गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमें मास जो है वो क्या दिया है, मास इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। ये कितना दिया गया है, 10 kg दिया गया है। अब पूछ रहा है कि वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर, तो वेट क्या फॉर्मूला जो था आपका वो क्या था, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के ऊपर क्या थी आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से ये 10 kg है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी और फाइनल आएगा, तो आपकी जो यूनिट थी इसकी क्या थी, वेट की,
वो हमारी न्यूटन थी, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 98 न्यूटन जो है टोटल वेट जो है आपका इस ऑब्जेक्ट का, जिसका मास 10 किलो है, 10 केजी है, अर्थ के ऊपर उसका वेट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। वही बात करें अगर हम सेकंड न्यूमेरिकल की, सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि वेट जो है, मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो 20 केजी है। यहाँ पर m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, m की वैल्यू 20 केजी दी गई है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका मून के ऊपर वेट कितना होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें मून की ग्रेविटी की, तो हमें क्या पता है, ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर अप्लाई कर दो। यहाँ पर Wm जो है आपका फाइंड आउट करना हमें, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो यहाँ पर आपका मास इनटू क्या आ जाएगा, ग्रेविटी ऑफ मून आ जाएगी। और ग्रेविटी ऑफ मून की वैल्यू ये है, इसको जब हम इसमें पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1/6 इंटू GE आ जाएगा। यह आपका फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर हम सिंपल अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा आपका Wm वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून किसके इक्वल आ जाएगा, ये मास जो है कितना था आपका 20 केजी, ये 1/6 एज इट इज रहेगा। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी थी आपकी 9.8, तो यहाँ से आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इस जीरो से जो है आपका ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा 3। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितना है 6.67 जो है न्यूटन है आपका टोटल जो वेट है इस 20 केजी मास के किसी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है कि वेट ऑफ द मून या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दे दिया गया हो, तो उसको आप रिवर्स भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर अगर आपको ये वैल्यू दे देता तो आप इस वैल्यू को उठा करके यहाँ लिख देंगे। मास फाइंड आउट करना है तो मास को वहीं रख लेंगे, इस ग्रेविटी से इस तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसमें से ऐसे क्वेश्चंस को एक बार सोल्व करके देखिए, लगाइए उनको, ताकि आपका जो ये टॉपिक था मास और वेट का, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा वहीं पर उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड वो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।